नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और छोटी सी घंटी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और साथ ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए बिना किसी देरी के चलें उस जादुई दुनिया की ओर जहां हर शब्द में रोमांच है और हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो ज़रूर प्लेलिस्ट से इसके बाकी एपिसोड भी सुनिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब चलिए खो जाते हैं कहानी की उस खूबसूरत दुनिया में। 291 शापित आत्मा का हमला। एक 3 मंजिला बिल्डिंग के छत पर दो सूट पहने हुए लोग आमने सामने बैठे थे। वहीं पर कुछ जाने पहचाने चेहरे खड़े थे। तभी एक मध्यम आयु का सूट पहना आदमी खड़ी हरियाणवी में बोला, देख साहब, महारे को ज़्यादा खींचने की आदत ना से। तू इब कर कि तू हमारी बंदूक की गोली से मरेगा या तेरी अपनी बंदूक की गोली से। तभी उसके सामने बैठा सूट पहना आदमी बोल पड़ा, साहब, उन्होंने हमारे बच्चों को मारने की धमकी दी थी तो मैंने मजबूरी में आकर ये सब कर दिया। मुझे माफ़ कर दो। तू क्या महारे को बावरा समझ रहा के या महारे माथे पर यो लिखा कि कैलाश चू है। अगर ऐसा होता तो सरकार महारे को रॉ चीफ तो ना बनाती। थारे को क्या लगा कि तेरे स्विस बैंक के अकाउंट के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। बेटा, तुझे 2 लाख अमरीकी डॉलर्स मिले थे इस खबर के बदले। अब तू बता कि मैं तुझे जिंदा क्यों छोड़ दूं। देश के साथ गद्दारी बड़ी गंदी चीज होती है। ये थारे परिवार को अब सड़क पर लेकर आ जाएगी। इसीलिए मैं उन पर दया दिखाकर पूछ रहा हूं कि तू खुद को गोली मारेगा या मैं मारूं। अगर मैंने मारी तो तू गद्दार डिक्लेयर हो जाएगा और तूने खुद मार ली तो शहीद हो जाएगा। कैलाश जब बहुत अधिक गुस्से होता तो उसके अंदर का हरियाणी ताव बाहर आ जाता था। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके संग बैठा था डिफेंस सेक्रेटरी जिसने सैटेलाइट हथियार की खबर बाहर लीक करवाई थी। अब इस घटना को कई महीने हो गए थे पर कैलाश ने आज इस पर धावा बोल दिया था। वहीं विराज और आलिया भी खड़े थे। अगर ये कोई चालाकी कर दे तो वो तुरंत सेक्रेटरी को गोली मारने की तैयारी थे। पर कैलाश था कि उसने जोश में आकर सेक्रेटरी के सामने दो बंदूकें रख दी थी। सेक्रेटरी एक बार आसपास नज़ारे घुमाए और अचानक एक बंदूक को उठाया और कैलाश पर तान दी। इसे देखकर विराज और आलिया ने भी अपनी बंदूक सेक्रेटरी पर तान दी। तभी आलिया गुस्से से बोली, कैलाश सर, क्या जरूरत थी आपको अक्षय कुमार बनने की। ये असली जिंदा है, यहाँ एक पल में मौत सामने आ जाती है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर कैलाश अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। इतनी बड़ी थी कि आसपास के बिल्डिंगों के लोग अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगे। एक ने तो ये भी कहा, अरे भाई, रावण आ गया क्या इस मोहल्ले में जो इतना शोर मचा रहा है। तभी अचानक सेक्रेटरी के सीने पर एक गोली चली, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे लगातार कुल 10 गोलियां चली। आलिया और विराज इसे देखते ही रह गए। तभी टेबल के नीचे से अपना हाथ बाहर निकालते हुए कैलाश बोला, यहाँ टेबल पर 2 बंदूकें थी पर नीचे एक बंदूक थी। तुम बच्चे हो इस मामले में, इसीलिए मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और हाँ, मैं फिल्म देखता हूँ ताकि मुझे वो स्टंट नहीं करना होता है बल्कि उसके अंदर की गलतियों को दोहराना नहीं होता है। अपनी जगह पर खड़े होकर एक 2 रुपए वाली सस्ती सिगरेट को जलाते हुए धुआं छोड़कर कैलाश बोला, अब चलो वापस, कल हमें जाकर उस कैफे बनाने वाले को भी ढूंढना है। विराज जो एक संत स्तर का साधक था वो भी अपने बॉस के इस रवैये से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। उसने मन ही मन कहा, अगर ये आदमी साधक बन जाए तो ये पूरी दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है। अच्छा हुआ ये साधक नहीं है, वरना अब तक ये हथियार लेकर आए ऐसे हेडक्वार्टर पहुंच चुका होता। वहीं दूसरी ओर स्कूल के सामने बने कैफे में रात के 12 बजे 4 लोग कुर्सी से बंधे रखे गए थे। उनके सामने इशिका खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर ऐसी डरावनी स्माइल देखकर एक बंधा हुआ आदमी बोल पड़ा, मेम साहब, अपन का इसमें कोई हाथ नहीं है। इन्होंने अपन को कागज़ बनाने के लिए कहा और अपन ने बना दिया। ये सुनकर इशिका और ज़्यादा हंसने लगी और बोली, उन्होंने बोला और तुमने बना दिया। कल अगर ये लोग तेरे को देश बेचने के कागज़ बनाने बोलेंगे तो तू वो भी बना देगा ना, क्योंकि तेरा तो कोई ईमान ही नहीं है। तेरे लिए देश कम पैसा ज़्यादा मायने रखता है ना। ये सुनकर उस आदमी की बोलती बंद हो गई। उसने अपने बगल में बैठे लड़के की ओर एक बार देखा और बोला, मेम साहब, ये विच लड़का है जिसने अपन को पैसा दिया था। आप इसको भी पूछो, अपन की इसमें कोई गलती नहीं है। अपन को मालूम था कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह है। अपन ने सिर्फ 4 गुण था जगह को इनके नाम कर दिया, बाकी अपन को कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर इशिका ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, तो फिर बाकी बातें हम लोग करेंगे। अब तुम लोग सो सकते हो क्योंकि कल हमारे बॉस बाकी की बातें तुम्हारे साथ करेंगे। इतना कहकर इशिका ने कैफ़े का शटर बंद किया और कप मोबाइल से फ़ोन लगाया। जय हिंद सर, वो कैफ़े का मैटर सॉल्व हो गया है और अपन ने उन 4 लोगों को भी पकड़ लिया है जिन्होंने मिलकर ये कांड किया था।
तभी दूसरी तरफ से आवाज आए, इशिका अगली बार शुद्ध हिंदी में बात करो यार, तुम मुंबई में जब से गई हो तुमने हिंदी की वो सब एक करके रख दी है। ये सुनकर इशिका एकदम हड़बड़ा गई और बोली, अगली बार में ध्यान रखेगी। तरफ एक गहरी सांस लेने की आवाज इशिका को साफ सुनाई दी, फिर आवाज आए, अरे महारी माँ, तू हिंदी बोल, हिंदी ऐसी टपोरी हिंदी महारे समझ से ऊपर जाती है। तन्ने समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तभी इशिका थोड़ा हंसते हुए बोली, सर आपने अभी जो कहा वो सब तो हरियाणवी में था, तो आपकी हिंदी भी मुझे समझ नहीं आई। ये सुनकर कैलाश जो दूसरी तरफ था उसने बगल में बैठे वीरा को देखा और बोला, अरे भाई तेरी घरवाली से तू ही बात कर और मुझे समझा कि वो क्या बोल रही है। ऐसा कहकर कैलाश ने अपना फ़ोन विराज के हाथ में दे दिया। विराज ने फ़ोन लिया और बोला, हाँ बोल ग काय झाले। विराज को मराठी में बात करते हुए देखकर कैलाश ने अपने बालों को नोंचा और आंखों पर अपना काला चश्मा चढ़ाकर पीछे टिक कर सो गया। खबर के अनुसार आईएसआई ने अपने एजेंट्स को स्कूल के सामने कैफ़े बनाकर पल्लवी पर नज़र रखने के लिए कहा था। उनका इरादा बस यही था कि आज नहीं तो कल मुकुंद राजन पल्लवी से मिलने आ जाएगा तो वो एक तो उसे किडनैप करेंगे या फिर मार देंगे। आज की केस में हुआ ये था कि कैफ़े के मालिक ने जैसे ही मुकुंद को देखा उसने तुरंत आसपास का जायजा लिया और देखा कि मुकुंद को किडनैप करना आसान नहीं है, तो उसने दूसरा ऑप्शन चुना और उसे जहर देकर मारने की कोशिश की, पर उसका पाला शौर्य से पक गया था, जिस वजह से उसे ही अपने जहर से मरना पड़ा। अब इसका इन्वेस्टिगेशन इशिका ने किया और उसे ये 4 लोग तुरंत मिल भी गए। एक पाकिस्तानी डबल एजेंट था तो बाकी के आर्मी के लोग थे, क्योंकि अब उनके पास आतंकवादी बचे ही नहीं थे। दूसरे दिन सुबह शौर्य और अद्विका हमेशा की तरह स्कूल पहुंच गए। आज उनके चारों बच्चे भी उनके साथ थे। शौर्य अपनी क्लास की तरफ निकल गया तो अद्विका अपनी ड्यूटी पर और बच्चे अपनी पढ़ाई करने के लिए निकल गए। दिन भर स्कूल में क्लासेस लेने के बाद शौर्य, अद्विका और उसके बच्चे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। रास्ते में काम से वापस जाने वाली गाड़ियां और सामान ले जाने वाले ट्रक्स तूफान तेजी से आ जा रहे थे। उसी वक्त एक गाड़ी अचानक शौर्य की थार को आकर टकराते टकराते बची और दूसरी ओर मुड़ गई। वह गाड़ी जाकर सीधा पेड़ से टकरा गई और उसके अंदर से धुआं निकलने लगा। शौर्य अपनी गाड़ी को तुरंत बगल में रोक और गाड़ी से उतरते ही उसने तेजी से अपनी शक्ति का उपयोग करके इंजन में लगने वाली आग को तुरंत रोक दिया। उसके ऐसा करते ही गाड़ी से निकालने वाला धुआं गायब हो गया। शौर्य ने उसके बाद जाकर एक झटके से उस गाड़ी के दरवाजे को उखाड़कर बगल में फेंक दिया और देवी सीट पर बैठे आदमी को तुरंत खींचकर बाहर निकाल दिया। उस आदमी को बाहर निकालते ही शौर्य ने अद्विका की तरफ देखा तो अद्विका उसका इशारा समझ गई। उसने उस आदमी को चेक करके उसका प्राथमिक उपचार करना शुरू किया। तभी अचानक उस आदमी आंखें खुली और उसने तुरंत अद्विका पर झपट्टा मार दिया, पर अद्विका ने उसके कुछ करने से पहले ही उसे वापस जमीन पर पटक दिया। शौर्य ने भी उस आदमी को ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देख कि एक शापित आत्मा उस आदमी के शरीर पर कब्जा करके बैठी है। शौर्य ने तुरंत आगे बढ़कर उस आदमी के शरीर से उस आत्मा को बाहर खींचकर निकाला। उसके ऐसा करते ही उस आदमी के मुंह से चिंख निकली। शौर्य ने देखा कि वह शापित आत्मा उसकी आत्मा से जुड़ी हुई है। शौर्य ने दोनों के बंध को ध्यान से देखा और तुरंत उस आदमी के गले में बंधा लॉकेट तोड़कर निकाल फेंका, जिस वजह से उस आदमी की आत्मा उस शापित आत्मा से अलग हो चुकी थी। शौर्य ने तुरंत नरक अग्नि का उपयोग करके उस शापित आत्मा को जला दिया। उसके ऐसा करते ही उस शापित आत्मा के मन से एक दर्दनाक चिंख निकली और वह हवा में ही नष्ट हो गई। शौर्य ने उसके बाद उस आदमी के शरीर के मर्म बिंदुओं को दबाकर उसे स्टेबल किया और उसके बाद उसने उस एमी के शरीर के अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का अंश प्रवाहित करके उसे तुरंत ठीक कर दिया। अगले ही पल वह आदमी खांसते हुए उठ गया। उसने शौर्य को देखा और फिर अपनी कार को देखा। उसकी कार बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। उसकी कार कोई आम कार नहीं थी, ये लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस फैंटम थी, जो अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं दिखती। उससे ने अपने दिल पर हाथ रखा और बोला, मेरी कार। तभी अग्निशिखा, जिसके हाथ में लॉलीपॉप था, उसने तुरंत कहा, अंकल आप जिंदा हो, ये तो देखो, आपको मेरे मम्मी पापा ने बचाया है। तभी कवन बोला, आप इस टीन के डिब्बे के लिए इतना दुखी हो, पर अगर आपको कुछ हो जाता तो आपका ये टीन का डिब्बा आपकी मृत्यु पर नहीं रोता, आपके परिवार वाले ही रोते। ये सुनकर उस आदमी का मुंह उतर गया और शांति से सोचते हुए बोला, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे क्या हुआ था, पर अचानक मेरा कंट्रोल मेरी गाड़ी से छूट गया और आपकी गाड़ी से टकराते टकराते बच गया, पर मेरी गाड़ी पेड़ से टकरा गई। मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। तभी आसमान से 4 हेलीकॉप्टर आए और उस हाईवे पर उतर गए। उसके अंदर से काले कपड़े पहने हुए कई सारी कमांडोज बाहर निकले। उन्हें देखकर पता चल रहा था कि वो सभी लोग CISF के जवान थे। उन्होंने आते ही शौर्य और उसके परिवार पर अपनी बंदूकें तान दी। तभी उस आदमी ने लंगड़ाते हुए आगे आकर कहा, ऑफिसर्स ये मेरे रक्षक है, इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। ये सुनकर उन कमांडोज ने तुरंत बंदूकें नीचे की।
तभी शौर्य ने जमीन पर पड़े उस लॉकेट को उठाया और उस आदमी को देखते हुए बोला, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये लॉकेट किसने दिया? शौर्य के इस सवाल पर वह आदमी कुछ बोलता एक करारी आवाज हेलीकॉप्टर की तरफ से आई, तुमने मेरे पिता की जान बचाई है उसके लिए धन्यवाद, पर तुम्हें बाकी के सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर शौर्य ने उसकी तरफ बिना देखे ही कहा, मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि उनकी जान इसी लॉकेट की वजह से जाने वाली थी, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। पर कोई बात नहीं, ये बुढ़ा मर भी जाए तो कहाँ मेरे घर का कोई मारने वाला है, चलो हम निकलते हैं। शौर्य का ऐसे अकड़ भरा जवाब सुनकर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को बुढ़ा कहने की? मैं तुम्हारी जुबान नोच लूंगा, अभी के अभी अपने घुटने पर बैठो और मेरे पिताजी से माफी मांगो। शौर्य ने ये सुना तो उसने ना रहकर पीछे मुड़कर उस लड़के को देखा। लगभग 6 फीट हाइट, रंग गोरा, सही तरीके से सेट किए हुए बाल, आंखों पर सुनहरे कड़ी का चश्मा, पैरों में काले रंग के इंपोर्टेड इटालियन लेदर से बने शूज और अरमानी का टॉप ब्रांड का सूट, अपने हाथ में रोलेक्स की लिमिटेड एडिशन वॉच थी। इस लड़के को अगर पकड़कर झटक दिया तो उसके शरीर से जो भी निकलेगा वो सब कुछ ब्रांड ही होगा। उसकी एक रौबदार आभा थी और चाल में एक संतुलन था, पर उसके चेहरे पर उसका घमंड उसकी सारी चीजों की वैल्यू जीरो कर रहा था। शौर्य ने उसे देखने के बाद वापस उस जख्मी आदमी को देखा और बोला, बुढ़े तेरा बेटा किसी पागल खाने में रहता है क्या? उसे थोड़ी तमीज सिखा देना, वरना किसी दिन इस झूठे अहंकार की वजह वो कहीं बेवजह किस द्वारा अपाहिज हो जाएगा। शौर्य ने ये सब बिना डरे उन कई सारे कमांडोज के सामने कहा था। उसके बाद शौर्य उन गार्ड्स को बगल में हटाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तभी कवन ने एक नज़र उस लड़के को देखा, पर तभी शौर्य ने उसे मुड़कर देखा। कवन तुरंत समझ गया कि उसे इन्हें कुछ भी नहीं करना है। तभी वह बूढ़ा जख्मी आदमी शौर्य को देखकर बोला, आपने मेरी जान बचाई है और सिसोदिया कभी भी जान बचाने वाले को इनाम दिए बिना जाने नहीं दे सकते। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? उस आदमी की बात सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और सिर हिला दिया और बोला, चाचा आपका इनाम अपने पास ही रखिए और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बस उन लॉकेट्स को पहनना बंद कर दो। मैं देख सकता हूं कि आपके बेटे के गले में भी वही लॉकेट है जो आपके पास था। इतना कहकर शौर्य और उसका परिवार तुरंत गाड़ी में बैठ गया और हवा की रफ्तार से वहां से गायब हो गए। वह आदमी अपनी जगह पर ऐसे ही खड़ा रहा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वही शौर्य के करंट लोकेशन से थोड़ी दूर मुंबई के टॉप क्लास लोगों के रेजिडेंशियल इलाके में एक फ्लैट के अंदर एक तांत्रिक ध्यान लगा रहा था, मगर अचानक उसने खून की उल्टी कर दी और वह अपना सीना पकड़कर वहीं लेट गया। उसने जल्दबाजी में अपनी झोली के अंदर से एक गोली निकाली और उसे निगल लिया। जब उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ उसने दांत पीसते हुए कहा, भैरव तुम मुझसे कब तक बचोगे? तुमने मेरी शापित आत्मा को मारकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी कीमत अपने खून से चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और उसी बेड पर पीछे की ओर लेट गया। कौन था ये सिसोदिया नाम का व्यक्ति? क्या ये शौर्य की बात मानकर अपने परिवार के लोगों के गले से वो लॉकेट निकाल फेंकेगा? कौन है ये तांत्रिक जो शौर्य के पीछे पड़ा है? 292 तांत्रिक का जाल। शौर्य ने एक अलग आदमी की जान घर जाते समय हाईवे पर बचाती, पर उस आदमी के बेटे की बदतमीजी की वजह से शौर्य वहां से निकल गया। उस आदमी ने अपने बेटे की ओर देखा और फिर उसके पास जाकर उसने एक थप्पड़ खींचकर उसके गाल पर मार दिया। उसने गुस्से से अपने बेटे से कहा, क्या तुम्हारे माँ सा और मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? भूलो मत कि विनम्रता इंसान का सबसे बड़ा आभूषण होता है। और उस लड़के और उसके परिवार ने मेरी जान बचाई और तुमने उसके साथ ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें अच्छे से पता है कि हम किसी का एहसान नहीं लेते, तो अभी के अभी उस लड़के का पता लगाओ और उसे ढूंढकर मेरे पास मुंबई लेकर आओ, वरना घर वापस जाने की सोचना भी मत। इतना कहकर वह आदमी एक हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर बैठ गया। उसके बैठते हुए 2 हेलीकॉप्टर उस आदमी को लेकर मुंबई की तरफ चले गए और 2 हेलीकॉप्टर अभी भी रास्ते पर ऐसे ही खड़े थे। हाईवे पर से आने जाने वाली गाड़ियों में से लोग मुड़ मुड़कर उस लड़के और उसके साथ खड़े हथियारबंद कमांडोज को देख रहे थे। तभी एक कमांडो आगे आते हुए बोला, सर अगर मैं कुछ बोलूं अगर आपकी इजाज़त हो। ये सुनकर उस लड़के ने भी ज़्यादा नहीं सोचा और बोला, हाँ बोलो क्या बात है। तभी वह कमांडो बोला, हुकुम, मैंने CISF को ज्वाइन करने से पहले स्पेशल फोर्सेज में काम किया था और मेरा अनुभव कहता है कि वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। अगर उसे हमने आज उकसाया होता तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम में से कोई जिंदा नहीं बचता। उसकी आंखों में किसी भी तरह का डर नहीं था और वो हमें ऐसे देख रहा था जैसे किसी स्कूल के बच्चे को उसके टीचर देखते हैं। और हाँ, मैंने उसके साथ खड़ी उस लड़की को पहले भी कहीं देखा है, पर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर मैं एक बात कह सकता हूँ कि वो लड़की भी किसी न किसी तरह से डिफेंस फोर्सेज के साथ रिलेटेड है। ये सुनकर वह लड़का झल्लाते हुए बोला, धैर्य, तुम मुझे अब डराओ मत और उन्हें ढूंढो ताकि हम उन्हें मेरे पिताजी के सामने वापस ले जा सके। ये सुनकर धैर्य ने अपनी एक गहरी सांस भरी और अपने शोल्डर पर लगे कैमरे को फ़ोन से कनेक्ट करके उसमें से अद्विका और शौर्य की तस्वीरें निकाली और अपने एक स्पेशल फोर्सेज के ऑपरेटर दोस्त को भेज दिया।
साथ ही उनकी जानकारी भी पूछी। फोटो भेजकर सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे, दूसरी तरफ से कॉल आया और वह घबराते हुए बोला, पागल हो गया क्या धैर्या तू? तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या जो तू इन शैतानों की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है? वो दोनों डिफेंस डिपार्टमेंट के टॉप सीक्रेट में से एक है। उनके खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करना। बस इतना कहूंगा कि आज जो एडवांस स्पेशल फोर्स बनी है वो सब इसी आदमी की देन है। अब चुपचाप उस आदमी से कह देना को तू उनकी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे नहीं सकता जिसने तुझे ये पूछा है। इतना कहकर उस ऑपरेटर ने फ़ोन रख दिया। धैर्या ने फिर मुड़कर उस लड़के को देखा और बोला, सर मेरा शक सही निकला, वो दोनों आर्मी से संबंधित ही थे। अब बेहतर होगा कि आप उनके बारे में ज़्यादा ना पूछें। ये सुनकर उस लड़के ने अपना फ़ोन निकाला और बड़बड़ाया, वो आर्मी से हो या कहीं से भी हो, संग्राम सिसोदिया के सामने उनकी औकात कुछ भी नहीं है। इतना कहकर संग्राम ने एक नंबर डायल किया। अगले ही पल संगम ने कहा, अभी अभी नेशनल हाईवे नंबर 3 से एक ग्रे कलर की थार यहाँ से गई है, मैंने उसका नंबर तुम्हें भेजा है अभी के अभी, मुझे ये बताओ कि वो गाड़ी कहाँ गई है और अभी इस वक्त किस जगह पर है। इतना कहकर संग्राम कुछ देर तक रुक और उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन पॉप हुआ। उस नोटिफिकेशन देखा और संग्राम के चेहरे पर एक स्माइल आई। उसने तुरंत पायलट को वो लोकेशन दिखाया और उस ओर जाने का आदेश दिया। संग्राम सिसोदिया खानदान का सबसे छोटा बेटा। उसके पिता जिनका आज एक्सीडेंट हुआ था वो थे महारुद्र सिसोदिया, इस देश के जाने माने बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट। साथ ही राजस्थान के सिसोदिया रॉयल फैमिली के सबसे बड़े बेटे। जब भारत से राजेशाही खत्म हुई तो महारुद्र के पिता शिवेंद्र सिसोदिया ने अपने राज्य को स्वतंत्र भारत में विलीन कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी संपत्ति को बिजनेस और इंडस्ट्रीज में लगा दिया और अपनी अमीरी को बरकरार रखते हुए अपना बिजनेस चालू रखा। देश में जब तक गीतांजलि कॉरपोरेशन ने एंट्री नहीं मारी थी तब तक सभी बिजनेस में इनका ही एक तरफा राज था। पर गीतांजलि कॉरपोरेशन ने उनके एक तरफा राज को खत्म कर दिया और कई सारे सेक्टर में एंट्री मारकर इन्हें धूल चटा दी थी। इनका ओहदा भी अग्निहोत्रियों के ऊपर था, क्योंकि ये सीधे राजा के कुल से आते थे और अग्निहोत्री सिर्फ एक राजा के साथी थे, वो खुद किसी स्थापित राज्य के शासक नहीं थे। पर अग्निहोत्रियों ने इन्हें अपनी गाड़ी से खींचकर नीचे उतार दिया था। आज भी महारुद्र जल्दबाजी में आदित्य से बिजनेस डील के बारे में बात करने ही जा रहे थे, पर रास्ते में ये हादसा हो गया और वो जख्मी हो गए। अगले कुछ ही मिनटों में संग्राम शौर्य जिस जगह रहता है उस जगह पहुंच गया। उसने दूर मैदान में हेलीकॉप्टर को रोक दिया और नीचे उतरकर सीधा शौर्य के घर की तरफ आ गया। बस्ती के सारे छोटे छोटे बच्चे उन दोनों हेलीकॉप्टर्स की चारों ओर जमा हो गए और खुशी से उसे निहारने लगे। जब वो शौर्य के घर के सामने पहुंचा उसने की मुख्य गेट को सरकाकर अंदर प्रवेश किया, पर जैसे ही संग्राम और उसके कमांडो गार्ड्स अंदर गए उनके पैर वहीं के वहीं जम गए। धैर्य ने और उसकी साथियों ने तुरंत अंदर आकर सामने बैठे जवान दिख रहे बूढ़े आदमी के सामने जाकर जोरदार पैर पटककर सैल्यूट मारा। उस्ताद जो शाम के समय अपना चूल्हा जलाकर अपने लिए मखाने भुनने बैठा था वो हड़बड़ा गए और चिल्लाते हुए पीछे मुड़ते हुए बोले, अरे अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूं तो अब बार बार मुझे सैल्यूट मारना बंद कर दो। पर जब उन्होंने अपने सामने धैर्य और उसकी टीम को देखा उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने आगे आकर धैर्य को कंधे से पकड़ा और बोला, धैर्य और उसकी बंदरों की टोली आज इस बूढ़े के घर कैसे आए है? उनकी आवाज में कठोरता और अपनापन दोनों था। धैर्य ने आगे आकर उस्ताद के पैर छुए तो बाकी लोगों ने भी एक के बाद एक उनके पैर छुए। उसके बाद धैर्य ने ऊपरी मंजिल की ओर देखते हुए कहा, आपके घर के ऊपर कोई रहता है, हम उन्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। धैर्य की आवाज में डर साफ साफ झलक रहा था। तभी उस्ताद बोले, तो तुम्हें भी शक है कि वो लड़का डिफेंस से है? ये सुनकर धैर्य ने तुरंत एक बार अगल बगल देखा और उनके कान में बोला, उस्ताद ये बात मैं आपको नहीं बताना चाहता था पर मुझे पता चला है कि वो दोनों पति पत्नी डिपार्टमेंट के टॉप सीक्रेट लिस्ट के लोग हैं। मुझे इतना पता है कि जो मॉडर्न स्पेशल फोर्स है वो इसी लड़के की देन है। इतना कहकर धैर्य पीछे हट गया। उस्ताद ने फिर संग्राम को एक नज़र देखा और बोले, ये छमिया कौन है? संग्राम के जिसने अपने लिए छमिया शब्द सुना वो अचानक आग बबूला हो गया, पर तभी संग्राम ने उसे देखकर कहा, सर आप हमारे उस्ताद की बातों पर ध्यान मत दो, आप ऊपर चलिए, हमें उस लड़के को अपने साथ लेकर जाना है। धैर्य की बात सुनकर संग्राम शांत हुआ और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा। उसने शौर्य के घर के सामने आकर डोरबेल बजाई। डोरबेल की आवाज़ सुनकर ध्वनिल जो धरेंद्र के साथ खेल रहा था उसने हवा के झोंके से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसे संग्राम सामने दिखा उसने अंदर की तरफ देखकर कहा, पापा वो थोड़ी देर पहले वाला अगडू और खडूस आदमी हमारे दरवाजे पर आया है। एक 5 साल के बच्चे के मुंह से अपने लिए अगडू खडूस ऐसे विशेषण सुनकर संग्राम को गुस्सा आया। तभी अंदर से शौर्य बोला, उठाकर बाहर फेंक दो साले को, पर याद रखना कि उसे कोई चोट नहीं आनी चाहिए। शौर्य की बात खत्म होते ही ध्वनिल ने संग्राम को शरारती अंदाज में देखा और अपने एक हाथ की हथेली को ठुड्डी के नीचे रखा और मुस्कुराते हुए हल्की फूंक मारी। संग्राम उस फूंक से हवा में उछाल गया और धीरे धीरे नीचे सही सलामत उतर गया। ध्वनिल ने बाहर आकर संग्राम को देखा और बोला, तुम जैसे अगडुओं को हमारे पापा पसंद नहीं करते, निकल जाओ यहाँ से।
इतना कहकर ध्वनिल पीछे मुड़ा और घर के अंदर चला गया। जब धैर्य ने अपनी आंखों से ये चमत्कार देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसे पता चल चुका था कि वो किसी आम लोगों से मिलने नहीं आया। उसने उस्ताद की ओर देखा और फिर उन्हें रिक्वेस्ट की, उस्ताद अब आपको ही हमारी मदद करनी पड़ेगी। उनके साथ बात करना हमारी पहुंच से बाहर है। अब आप ही उन्हें मनाकर हमारे साथ चलने के लिए कह सकते हैं। उस्ताद ने अपनी मूंछों को उल्टी तरफ मोड़ा और बोले, पहले मुझे बताओ कि असल में बात क्या है और तुम उसे क्यों ले जाना चाहते हो। उस्ताद के सवाल पर धैर्य ने सारी घटना महारुद्र के एक्सीडेंट से लेकर उन्हें बचाने तक की बात बता दी। ये सुनकर उस्ताद थोड़ा सोच में पड़ गए और बोले, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर याद रखना अगर उसने मेरी बात पर भी मना कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर उस्ताद ने ऊपर की तरफ देखकर आवाज लगाई, गुरुजी और डॉक्टर मैडम जरा नीचे आए, थोड़ी बात करनी है। उस्ताद ने एकदम धीरे से कहा था, पर तुरंत दरवाजा खुला और अग्निशिखा और उसके तीनों भाई भागकर बाहर आए। उनके पीछे आराम से शौर्य और अद्विका भी बाहर आए। जब वे सब नीचे पहुंचे तो कुछ कहने से पहले ही मखानों को देखकर अग्निशिखा और उसके भाई तुरंत उस पर टूट पड़े। कवन ने कहा, दादू आपने आज हमें नहीं बताया कि अपने आज मखाने भुने हैं। ये चीटिंग है, अगली बार मैं आपको कोई गिफ्ट नहीं दूंगा। ये सुनकर उस्ताद तुरंत खांसने लगे। इसका कारण ये था कि चारों बच्चे छुपकर उस्ताद को कई सारे आध्यात्मिक फल और दवा की गोलियां जो अभिमान ने बनाकर रखी थी उसे उन्हें दिया करते थे। शौर्य को ये बात पता थी पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उस्ताद ने कुछ और मखाने थैले से निकाले और बच्चों को दे दिए। धीरेन्द्र ने उन्हें लिया और उसे अग्निशिखा के तरफ बढ़ा और बोला, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, इसे तुम ही संभालो। अग्निशिखा ने भी बिना कुछ कहे नाक सिकोड़ते हुए उन्हें ले लिया और चूल्हे की तरफ चली गई। बच्चों के जाने के बाद शौर्य ने उस्ताद की ओर देखा तो उस्ताद ने शौर्य से कहा, गुरुजी ये सारे लड़के आर्मी में मेरे शागिर्द थे। उनकी तरफ से कई तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पर तुम उसे मना नहीं करोगे। उस्ताद की बात सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, अगर आप कहेंगे कि मुझे आज रगड़ा करना है तो वो भी कर दूंगा उस्ताद, आप कहिए कि क्या काम है, मैं जरूर करूंगा। ये सुनकर उस्ताद ने खुश होकर कहा, तुम्हें इनके साथ उस आदमी से मिलने के लिए जाना होगा जिसकी जान तुमने कुछ देर पहले बचाई थी। बस एक बार उस आदमी से दोबारा मिलकर आओ। ये सुनकर शौर्य ने सिर हाँ में हिलाया और अद्विका को देखकर बोला, ठीक है फिर हम आपकी बात मान लेते हैं। जब तक हम दोनों वापस नहीं आते आप बच्चों के साथ यही रुकिए। इतना कहकर शौर्य ने एक नज़र संग्राम को देखा और बोला, क्या तुम मुझे अब बताओगे कि वो लॉकेट तुम्हें किसने दिया है। शौर्य का सवाल सुनकर संग्राम बिल्कुल भी उसका जवाब देना नहीं चाहता था तो उसने कहा, मेरे साथ चलो तो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शौर्य ने ये सुना तो उसने अपना सिर ना में हिलाया जैसे कहना चाहता हो कि बेटा तेरा कुछ नहीं होने वाला। शौर्य और अद्विका हेलीकॉप्टर की तरफ चले गए। इधर मुंबई में उस आलीशान घर के अंदर उस तंत्री के सामने महारुद्र अपने घुटने पर बैठा था। तांत्रिक इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने दिया हुआ लॉकेट महारुद्र ने निकालकर फेंक दिया था। असल में ये तांत्रिक महारुद्र और उसके परिवार का उपयोग करके शौर्य को शिकार बनाना चाहता था। तभी महारुद्र के फोन पर एक मैसेज आया जिसे देखकर महारुद्र के चेहरे पर खुशी आई और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी जी वो लड़का जिसने मेरी जान बचाई थी वो यहाँ आ रहा है। अब तो आप नाराज नहीं है ना। ये सुनकर तांत्रिक की आंखें चमक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें उस लॉकेट को उतारने के लिए माफ़ करता हूं, अब जाओ और उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, उसे अंदर लाते समय उसे इस घेरे के अंदर ही खड़ा करना है। मुझे शक है कि तुम्हारा ये हादसा उस लड़के ने ही किया होगा और तुम्हारी जान बचाकर वो तुमसे नज़दीकियां बढ़ाना चाहता हो। ये सुनकर महारुद्र का चेहरा सख्त हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर उसका इरादा ऐसा ही है तो आज वो जीवित वापस नहीं जाएगा। इतना कहकर महारुद्र उस कमरे से बाहर निकल गया। उस तांत्रिक ने उसके जाते ही अपने सीने पर हाथ रखा और एक कराह निकाली। इधर दोनों हेलीकॉप्टर से सोदिया के आलीशान घर के सामने उतर गए। शौर्य, अद्विका, संग्राम और धैर्य उसके अंदर से नीचे उतरे। संग्राम की चाल में अभी भी अकड़ थी। वो भूल चुका था कि उसके साथ थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। इस कॉन्फिडेंस का कारण वह तांत्रिक था। शौर्य उस घर के लिविंग रूम में पहुंचा तो महारुद्र ने एक झूठी मुस्कान के साथ शौर्य का स्वागत किया, जिसे शौर्य ने भी नोटिस किया था, पर उसने भी उन्हें ऐसा ही प्रतिसाद दिया। महारुद्र ने उसके बाद शौर्य से कहा, आपने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं आपको उस आदमी से मिलवाना चाहूंगा जिसने हमारे परिवार को ये लॉकेट दिए थे। महारुद्र की बात सुनकर शौर्य और अद्विका दोनों भी उसके पीछे उस कमरे की ओर चले गए जिसके अंदर वह तांत्रिक बैठा था। जैसे ही महारुद्र ने दरवाजा खोला और अंदर आया, उसने दरवाजे की एक बगल को रोक दिया जिस वजह से शौर्य को सीधा उस घेर के अंदर ही पैर रखना पड़ा। शौर्य के पैर रखते ही अचानक शौर्य को किसी बंधन का एहसास हुआ और उसने नीचे देखा तो एक अपवित्र घेरा वहां बना था, जिस वजह से उसकी शक्तियां कमजोर पड़ गई थी। तभी तांत्रिक चिल्लाया, भैरव आज तुम आखिर मुझे मिल ही गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे आदेश का पालन करो।
इतना कहकर उस तांत्रिक ने भस्म और भभूति को शौर्य के ऊपर फेंकना शुरू किया। अद्विका उसे मदद करने आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र शौर्य के चेहरे पर गई और वो तुरंत बिजली के रफ्तार से वहां से चली गई। अपने ऊपर गिरे भस्म के कारण शौर्य को थोड़ी खांसी आई और उसने महारुद्र को देखकर कहा, लगता है तुम भी अपने बेटे की तरह ही बेवकूफ़ निकले। ऐसा कहकर शौर्य ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने दोनों हाथों को अपनी पॉकेट में डाला और तांत को देखकर बोला, क्या इसके आगे भी तुम्हें कुछ आता है या सिर्फ ये भस्म ही उड़ाना आता है तुम्हें? क्या शौर्य तंत्री के मंत्र जाल में फंस गया है? क्या नंदी महर की चेतावनी सच साबित होगी? क्या शौर्य खुद को उस तांत्रिक के चंगुल से छुड़ा पाएगा? 293 मुक्त भैरव। शौर्य को संग्राम बहला फुसलाकर अपने साथ सिसोदिया मैंशन लेकर आ जाता है और इधर महारुद्र शौर्य को उस तांत्रिक के कहने पर उस घेरे में खड़ा कर देता है। तांत्रिक शौर्य के ऊपर भस्म डालकर उसे अपने वश में करने के लिए मंत्र बोले जा रहा था और कई देवताओं और परिवार के रिश्तों की शपथ शौर्य को दिए जा रहा था। शौर्य अभी भी उस तंत्री की ओर देखते हुए खड़ा था। उसकी आंखों में किसी भी तरह का डर, मजबूरी, बेबसी नजर नहीं आ रही थी। जब तांत्रिक को महसूस हुआ कि उसके किसी भी मंत्र का असर शौर्य पर नहीं हो रहा तो वो हैरान हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी खोपड़ी को एक हड्डी से बजाना शुरू किया और भैरव आवाहन के मंत्र बोलने लगा, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उस तांत्रिक का सिर चकराने लगा था। उसकी विद्या शौर्य के ऊपर काम नहीं आ रही थी। तभी शौर्य ने एक लंबी उबासी ली और बोला, अब मेरी बारी। इतना कहकर शौर्य ने अपना एक पैर उठाया और उस घेरे से बाहर आया। उसने उस तांत्रिक के सामने आकर उसके सामने रखी चिलम को उठाया और एक लंबा कश मारा और धुएं को हवा में छल्ले बनाकर उड़ा दिया। वह तांत्रिक शौर्य को देखता ही रहा। शौर्य ने उस चिलम को हाथ में पकड़कर मसल दिया और बोला, तुम ऐसी चीजों को अपने सामने पूजा में रखकर मुझे बंदी बनाना चाहते हो? आज तक कोई तांत्रिक पैदा नहीं हुआ जो इस शूर भैरव को रोक सके। फिर तुम किस खेत की मूली हो? ऐसा कहते हुए शौर्य आराम से उस तांत्रिक के पास गया और बोला, हाँ तो अब मुझे बता कि तुमने इन सिसोदिया परिवार को क्यों आत्मा बंधन से शापित आत्माओं से बांधा है। अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो इस खोपड़ी की जगह मैं तेरी खोपड़ी को रखूंगा और तेरा रक्तपान करूंगा। उस तांत्रिक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सारे मंत्र शौर्य के ऊपर बेअसर साबित हुए। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, असंभव, ये असंभव है। तुम इस तरह से कैसे मेरे बांधी से मुक्त हो सकते हो? ये तंत्र साधना की सबसे शक्तिशाली बांधी है। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और उसने उस तंत्री के सिर के पीछे एक तपली मारी और बोला, तू अभी बहुत छोटा है इसके बारे में जानने के लिए। अब मुझे बस इतना बता कि तूने इस मासूम परिवार को क्यों फंसाया। शौर्य की बात सुनकर उस तांत्रिक ने अपने हाथ की हड्डी को महारुद्र सिसोदिया पर फेंककर मारा और गुस्से से बोला, तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए। तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है। तुम सिर्फ नाम के ही बड़े हो पर कुछ नहीं कर सके। महारुद्र, जिसे तुरंत समझ आया कि उसे और उसके परिवार को इस बाबा ने ही हानि पहुंचाई है, वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस करने लगा। तभी शौर्य ने कमरे के बाहर खड़े संग्राम को अंदर इशारा करके बुलाया। संग्राम किसी भीगी बिल्ली की तरह अंदर आकर शौर्य के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों से देखा था कि शौर्य इस तांत्रिक के मंत्रों से सही सलामत बाहर निकला। अगर शौर्य ऐसा कर सकता है तो उसकी असली ताकत कितनी खतरनाक होगी। शौर्य ने अपनी शक्ति से बिना हाथ लगाए संग्राम के उस लॉकेट को तोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही एक नीले रंग की शापित आत्मा संग्राम के शरीर से बाहर निकली। शौर्य ने भस्म लिया और उस आत्मा पर छिड़क दिया। उसके ऐसा करते ही वह शापित आत्मा सभी के सामने पूरी तरह से दिखने लगी। पर तभी एक बड़ा सा हाथ आगे आया और उसने तुरंत उस शापित आत्मा को जकड़ लिया और उसे नरक अग्नि से जलाकर नष्ट कर दिया। जैसे जैसे वह शापित आत्मा तड़प रही थी वैसे वैसे वह तांत्रिक बिलख उठा। शौर्य ने उस शापित आत्मा के मरने के बाद एक बार फिर उस तांत्रिक को पकड़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुमने सिर्फ इसी परिवार को ही क्यों चुना? इस बार वह तांत्रिक कुछ भी बताने की हालत में नहीं था, तो शौर्य ने महारुद्र को देखकर कहा, अपने परिवार के बाकी लॉकेट पहने लोगों को बुलाओ। शौर्य का आदेश किसी दैवाज्ञा की तरह था। महारुद्र ने तुरंत बाहर जाकर अपने परिवार के लोगों को वहां पर लाया। शौर्य ने भी उनके आने के बाद तेजी से सभी के नेकलेस उतार दिए। उसके बाद शौर्य ने एक एक करके उन शापित आत्माओं को जलाकर राख कर दिया। तभी एक नौकर वहां एक बूढ़े आदमी को लेकर आया। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं शिवेंद्र सिसोदिया था, इस परिवार का मुखिया। उसके आते ही उसके परिवार के लोग सहम के पीछे हट गए। उनके सामने फर्श पर पड़ा तांत्रिक कराह रहा था। उस तांत्रिक को देखकर शिवेंद्र हंसते हुए बोला, क्या हुआ अंगद, चौरसिया निकल गई हवा? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे कि तुम मेरे खानदान को खत्म कर दोगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ले, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर मेरा खानदान सुरक्षित है, पर तू नहीं। ऐसा कहते हुए शिवेंद्र छत की ओर देखकर हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने महारुद्र को उंगली से उनके पास आने का इशारा किया। महारुद्र एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह उनके पास गया, पर तभी शिवेंद्र के हाथ बिजली से भी ज्यादा तेजी से हिले और उन्होंने एक ही झटके में व्हीलचेयर पर बैठकर ही महारुद्र को उठाकर पटक दिया। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, अकल के अंधे,
हरामखोर, तुझे भगवान ने दिमाग भी दिया है या नहीं? तू लालच में इतना डूब गया कि तुमने ऐसे पाखंडियों से हाथ मिला लिया। ये हमारे कुल का जानी दुश्मन अंगद चौरसिया है, जो यहाँ हमसे बदला लेने आया है, और मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कई बार बुलावा भेजा पर तुम मुझे मिलने तक नहीं आए। अच्छा होता तुझ जैसा मंदबुद्धि आज मर जाता। भले शिवेंद्र सिसोदिया के पैर काम नहीं कर रहे थे पर उनका बाहुबल आज भी उनकी रगों में मौजूद था। महारुद्र अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था। तभी शौर्य ने तांत्रिक को जमीन से उठाया और बोला, ओह तो मुझे तेरा कारण मिल गया है तो तुझे अब जीवित रहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उस तांत्रिक ने अपने हाथ जोड़े और बोला, हे भैरव, आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको वश क्यों नहीं कर पाया। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और उसने अपना दाया हाथ किसी ब्लेड की तरह घुमाया और बोला, तू सस्पेंस में ही मर। उस तांत्रिक का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। महारुद्र की बड़ी बेटी इस नज़ारे को देखकर किसी हॉरर फिल्म की हीरोइन की तरह चीखने लगी। शिवेंद्र ने तुरंत अपने हाथ की छड़ी को जमीन पर मारा, जिस वजह से वह लड़की तुरंत चुप हो गई। असल में शौर्य पर इन मंत्रों का असर इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो किसी भी देवता का दास या अनुयायी नहीं था। दूसरी बात, वो एक पूर्ण शरीर रूपी भैरव था। तीसरी बात, तांत्रिक के मंत्र उसके लिए थे ही नहीं और तांत्रिक अपने मंत्रों से सिर्फ भैरव के शक्ति का अंश मंदिरों और पूजा घरों से बुला लेते हैं और उनसे अपनी तंत्र साधना पूर्ण करते हैं। वो किसी भी तरह असली भैरव को कभी भी नियंत्रित या वश में नहीं कर सकते। शौर्य ने उसके बाद अपनी नज़र शिवेंद्र की ओर की और बोला, दादाजी आप तो काफ़ी मजबूत लगते हैं। ये सुनकर शिवेंद्र ने अपने सामने पड़े महारुद्र को एक बार घूरा और वो तुरंत बगल में हट गया। शिवेंद्र शौर्य के सामने आए और बोले, मेरे पट्टे के उल्लू को बचाने के लिए धन्यवाद और उसकी हरकत के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शौर्य ने उनके हाथ पर हाथ रखा और बोला, अरे दादाजी, अगर आपके पास दवाई का ज्ञान है तो उसे बिना उपयोग में लाए कैसे छोड़ सकते हैं? वैसे आपके पैर भी मैं ठीक कर सकता हूँ। वो क्या है ना कि अगर मैं किसी पेशेंट को अपने सामने देखता हूँ तो मैं तुरंत उनका इलाज करने लग जाता हूँ। तभी अद्विका बाहर से अंदर आए और उसने एक नज़र शिवेंद्र को देखा और झुककर प्रणाम किया। शिवेंद्र ने भी अद्विका को आशीर्वाद दिया। शिवेंद्र ने बिना ज़्यादा रुके कहा, अगर तुम मेरा पैर ठीक कर पाओगे तो मैं तुम्हें मुंहमांगी कीमत दे दूंगा। शौर्य ने यह सुना तो हंसते हुए बोला, नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आप मुझे आपको ठीक करने का मौका दे दीजिए। तभी एक कर्कश आवाज़ कमरे के बाहर से आई, दादासा का इलाज कोई भी झोला छाप नहीं कर सकता। तुम इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। ऐसा कहते हुए दो राजकुमारों जैसे दिखने वाले लड़के और एक मध्यम आयु का आदमी दरवाजे से अंदर आए। उन तीनों को देखकर महारुद्र का चेहरा काला पड़ गया। असल में महारुद्र और इस आए हुए आदमी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। महारुद्र बड़ा भाई था तो आया हुआ ये आदमी अनिरुद्र उसका छोटा भाई था। दोनों के बीच में बचपन से ही शीत युद्ध चालू था। अपने छोटे बेटे को देखकर शिवेंद्र ने हाथ उठाकर कुछ कहने की कोशिश की पर तभी अनिरुद्ध ने वहां पड़ी तांत्रिक को लाश को देखा और वो चिल्लाते हुए बोला, यहाँ एक खून हुआ है, जल्द से जल्द पुलिस को बुलाओ। उसका आदेश मिलते ही उसके बॉडीगार्ड ने फ़ोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल कर दिया। शौर्य इस वक्त वापस उन खाकी वर्दी वालों की शक्लें देखना नहीं चाहता था तो उसने अपनी शक्ति से उस बॉडीगार्ड के हाथ के फ़ोन को उड़ा दिया। वह बॉडीगार्ड अपनी जगह पर ऐसे खड़ा रह गया क्योंकि उसके हाथ का फ़ोन फ्यूज हो गया था। शौर्य ने अनिरुद्ध को नज़रअंदाज किया और शिवेंद्र से बोला, दादाजी मेरा इलाज एकदम आसान है। हम आपके पैर के कुछ हिस्सों को छुएंगे और उसके बाद आप एक गोली खाएंगे और अगले ही पल आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। अनिरुद्ध ने शौर्य की बातों को चिढ़ाते हुए दोहराया और बोला, लड़के तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम मेरे बाबासा को हाथ भी लगा सको। अभी के अभी पीछे हट जाओ वरना यहाँ तुम्हारी लाश नजर आएगी। इतनी देर से शौर्य जो इतना शांत था अचानक लाश शब्द सुनकर ट्रिगर हो गया और अचानक कमरे में तेज हवा चली और धड़ाम की आवाज़ के साथ अनिरुद्ध उड़कर जाकर सामने के दीवार में आधे से ज़्यादा धंस गया। उसकी सांसें लगभग बंद हो गई पर जैसे तैसे अचानक उसकी सांसें नॉर्मल चलने लगी पर उसके पूरे शरीर ने ऐसा दर्द उठा कि वो कराह उठा। शौर्य चेहरे पर एक मासूम मुस्कान लिए शिवेंद्र की तरफ चलने लगा और बोला, ओह मुझे माफ़ करना, जब भी कोई मेरे सामने लाश, मौत, मृत्यु, खून, हत्या ऐसे शब्द उपयोग करके मुझे धमकाता है तो मैं उसकी यही हालत करता हूँ। ये सबसे हल्की सज़ा है। कभी कभी मैं उनका सिर ही उड़ा देता हूँ तो अब मैं आशा करता हूँ कि कोई भी मुझे आपकी ट्रीटमेंट करते वक्त परेशान नहीं करेगा। शौर्य ने ये सारी बातें इतनी आसानी से कही जैसे कि ये उसका रोज का काम है। शौर्य शिवेंद्र के पास आया और नीचे बैठकर शिवेंद्र के घुटनों को घूरने लगा पर शौर्य की नज़र शिवेंद्र की आधी जान उसके शरीर से निकाल चुकी थी। शिवेंद्र को बार बार लग रहा था कि अचानक शौर्य अपना हाथ ना घुमा दे और मैं अगले ही पल दीवार में धंस ना जाऊं। शौर्य ने अपनी हाथों के उंगलियों के नोक पर आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित किया और दादाजी के घुटनों के ऊपर अपनी उंगलियों को फेरना शुरू किया। उसके बाद उसने अपनी ऊर्जा को सूक्ष्म बिंदुओं के अंदर डालकर उन्हें सक्रिय कर दिया, जिस वजह से रुका हुआ उनके पैरों का रक्त प्रवाह वापस शुरू हो गया। शौर्य ने उसके बाद एक चमकदार हरी गोली अपनी पॉकेट से निकाली और शिवेंद्र के मुंह में धकेल दी।
अगले ही पल शिवेंद्र के पैरों से काले रंग का तरल बाहर निकलने लगा। उसकी बदबू बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। सभी लोगों ने अपनी नाक बंद कर ली थी, पर अनिरुद्ध जो दीवार में धंसा था वो अपने हाथ नहीं हिला पा रहा था। उससे ये बदबू सहन नहीं हुई और उल्टी कर दी। वही बाकी लोगों ने भी वही किया। शौर्य ने अपने आसपास की हवा को शुद्ध कर दिया था, इसीलिए उस पर कोई असर नहीं हुआ और शौर्य ने इस घमंडी परिवार के लोगों के नखरे जब से आया था तभी से सहे थे। तभी नौकर ने अपने चेहरे पर रुमाल बांधा और शिवेंद्र के दोनों पैरों को साफ कर दिया। शिवेंद्र जब पूरी तरह साफ हो गया, शौर्य ने उन्हें खड़े रहने का इशारा किया। शिवेंद्र ने भी बिना ज्यादा इंतजार किए अपने हाथों को जोड़ दिया और अपनी जगह पर खड़ा हो गए। शिवेंद्र पहले धीरे धीरे एक एक कदम डालकर चलने लगे, फिर उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई। इस चमत्कार को देखकर अनिरुद्ध का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी शिवेंद्र चलते हुए अनिरुद्ध के सामने आया और उन्होंने अपने बटलर को देखा और बोला, बंसी, मैंने कई साल हुए इस नालायक को सबक नहीं सिखाया। इसका मुंह है कि टॉयलेट हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और ऐसे बर्ताव करता है जैसे ये सब कुछ उसके बाप का है और उसका बाप इस दुनिया का सम्राट है। ऊपर से मैंने इस बेवकूफ़ को ये बात कितनी बार कहा था कि अपने बड़ों और अपने से ज़्यादा ज्ञानी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर मेरा ये निकम्मा नालायक सपूत किसी काम का नहीं और बेवजह अपने ऊपर मुसीबत मोल लेता है। इस अंधे को सामने पड़ी लाश का भी डर नहीं लगा और आते ही किसी कुत्ते की तरह ये और इसके बेटे भौंक रहे थे। अब मैं चाहता हूं कि ये और उसके बेटे यहाँ नीचे बैठेंगे और भौंकेंगे। अगर ये लोग रुके तो उनके ऊपर 2 कोड़े एक्स्ट्रा बरसा देना। इतना कहकर शिवेंद्र ने अनिरुद्ध को खींचकर दीवार से नहर निकाला और फर्श पर पटक दिया। बंसी भी तेजी से बाहर चला गया और उसने अपने हाथ में एक लंबा चौड़ा चाबुक लाया और दांत पीसते हुए अनिरुद्ध को देखने लगा। दरअसल बंसी की अपनी पर्सनल दुश्मनी अनिरुद्ध और उसके बेटों के साथ थी। उनके ये बेटे और अनिरुद्ध जानबूझकर दादाजी को समय पर खाना देने नहीं देते थे और कभी कभी दवाइयों के पैसे भी नहीं देते थे। शिवेंद्र भी इस बात से अच्छे से वाकिफ था, इसीलिए उसने भी ये पुण्य का काम बंसी के हाथ में सौंप दिया था। बंसी ने चाबुक को टाइटली पकड़ा और उसने अपना हाथ किसी स्प्रिंग की तरह पीछे लिया और अगले ही पल फटाक की आवाज के साथ तीनों बाप बेटे दर्द में बिलख उठे। तभी शिवेंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं अपनी बड़ी पोती संयोगिता और उसके होने वाले पति के नाम करता हूं। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो ये घर छोड़कर जा सकता है। शिवेंद्र ने आशा की नज़रों से उसके बाद शौर्य को देखा और बोले, लड़के, तुम मेरी पोती के पति बनने के लिए सही इंसान हो, तो तुम्हारा क्या कहना है? ये सुनकर अद्विका, जो शांति से सब कुछ सुन रही थी, अचानक बोल पड़ी, बुढ़े सटिया गया है क्या? मैं उसकी पत्नी हूं और मेरे ही सामने ऐसी बात कर रहे हो? ये सुनकर शिवेंद्र ने गहरी सांस ली और शांति से अद्विका की ओर देखकर बोला, मुझे अच्छे से मालूम है बेटा कि मैं क्या कह रहा हूं। जरा तुम ही सोचो, इस बेवकूफ़ों से भरे परिवार में सिर्फ मेरी संयोगिता ही सबसे शांत और समझदार है और मैं तुम्हारे पति से बेहतर और ताकतवर लड़का कहीं नहीं ढूंढ सकता। ये सुनकर अद्विका बोली, पर मैंने उसके साथ अकेले सप्तपदी के साथ वचन लिए हैं और इस जन्म में वो सिर्फ मेरा ही है। मैं इसे किसी और का नहीं होने दे सकती। अद्विका ने ऐसा कहते हुए शौर्य को लगभग किसी छोटे बच्चे की तरह बाहों में भर लिया। ये देखकर पूरा कमरा हंस पड़ा। तभी शांति से शौर्य बोला, आप अपना निर्णय किसी लड़की पर ऐसे कैसे थोप सकते हैं? इसके लिए उसकी सहमति भी तो जरूरी होती है। उसका इतना कहना ही था कि वहां खड़ी सफ़ेद लिबास पहनी और अपने चेहरे को ढककर रखी लड़की ने तुरंत आगे आते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपसे खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसकी बात पूर्ण हो उससे पहले ही भम की आवाज़ हुई और शौर्य बेहोश होकर गिर गया। अद्विका ने उसे अपने पीठ पर रखा और खिड़की से बाहर कूदकर हवा में गायब हो गई। अद्विका की यह हरकत देखकर सारे सिसोदिया परिवार के लोग बेहोश होने वाले थे, क्योंकि उन्होंने आज प्रत्यक्ष रूप से किसी को हवा में इस तरह उड़कर जाते हुए देखा था। क्या शौर्य इस शिवेंद्र के ऑफर को मना कर पाएगा? क्या करने वाली है अद्विका शौर्य के साथ? क्या संयोगिता सच में शौर्य की पत्नी बन जाएगी? 294 फंड्स गया स्टूडेंट। शौर्य और अद्विका सिसोदिया मैंशन पहले पहुंच गए थे। इन्होंने यहां आते ही अंगद चौरसिया, जो एक तांत्रिक था, उसे शौर्य ने खत्म कर दिया। उसके बाद शौर्य ने शिवेंद्र सिसोदिया का इलाज किया, पर इलाज के बाद शिवेंद्र ने अपनी सारी विरासत अपनी पोती संयोगिता के नाम पर करने की घोषणा की और अपने बेटों को जायदाद से बेदखल कर दिया। उसके बाद उसने शौर्य के सामने उसकी पोती से शादी करने की शर्त रखी, पर शौर्य उसे मना कर पाता उससे पहले ही अद्विका ने उसे बेहोश कर दिया और उसे वहां से लेकर चली गई। पूरा सिसोदिया खानदान हैरान परेशान था, क्योंकि इस वक्त अद्विका हवा में उनके सामने से जल्दबाजी में हवा में उड़कर चली जाती है। शिवेंद्र तुरंत समझ जाता है कि उसके घर आए ये दोनों पति पत्नी कोई आम लोग नहीं है। उसने धैर्य की ओर देखा और बोले, क्या तुम्हारे पास कुछ जानकारी है इनके बारे में? शिवेंद्र के सवाल पर धैर्य ने कहा, ये मिलिट्री के टॉप सीक्रेट के हिस्सा है, इसे बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये सुनकर शिवेंद्र का चेहरा उतर गया। इधर अद्विका शौर्य अपने घर लेकर पहुंच गई थी।
उसने शौर्य को घर पर लाकर बिस्तर पर पटक दिया और उसे होश में लाने के लिए पानी छिड़कने लगी। कुछ ही देर में शौर्य की आंखें खुली। उसने अपनी आंखों को थोड़ा मसला और बोला, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। ये सुनकर अद्विका ने दोनों हाथों को फोल्ड किया और बेल, तो तुम्हें इसकी पड़ी है कि तुम यहाँ कैसे आए। तुम्हें तो मेरी परवाह भी नहीं है। अद्विका किसी टमाटर की तरह गुस्से में लाल थी और शौर्य को घूरकर ऐसा बोल रही थी। शौर्य ने अपना सिर खुजाया और बोला, अरे मेरी प्यारी बीवी, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह है। ऐसे कैसे तुम कह सकती हो। ये सुनकर अद्विका ने अपने पैर पटके और इतराते हुए बोली, हाँ हाँ पता है। पता है तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। अगर मेरी परवाह होती तो शादी के लिए सीधा मना कर देते, ना कि उस लड़की की रजामंदी पूछने बैठ जाते। अद्विका की बात सुनकर उसे याद आया कि वो किसके बारे में बोल रही थी। उसने बेड से उठते हुए अद्विका को कंधे से पकड़ा और बोला, अरे बीवी जी, आप हमेशा किसी बात को पूरी क्यों समझने की कोशिश नहीं करती। मैंने उस लड़की से इसलिए पूछा था ताकि अगर उसकी रजामंदी ना होती तो मैं उसे एक लड़का रिकमेंड करना चाहता था। ये सुनकर अद्विका ने शौर्य के दोनों हाथों को झटका और बोली, अगर ऐसी बात थी तो बोलते वक्त ये क्यों नहीं कहा कि तुम एक लड़के को रिकमेंड करने वाले हो। सीधा उसकी सहमति क्यों पूछी। अद्विका की बात पर शौर्य ने अपना सिर पीट लिया और बोला, अरे मेरी जान, मैं आगे वहीं तो उन्हें बोलने वाला था पर तुमने मुझे तुरंत बेहोश कर दिया। अरे मानता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर अति जाति लड़की को अपनी बीवी बनाऊंगा। इसका मतलब तुम कुछ खास लड़कियों को अपनी बीवी बना लोगे। शौर्य ने वापस सफाई देते हुए कहा, ऐसा नहीं है यार। मैंने कहा कि मैं एक असली पत्नीव्रता आदमी हूं और मेरे लिए शुरुआत भी तुम हो और अंत वो लड़कियां है जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। शौर्य ने अपना सिर पीट लिया और बोला, मेरी पूरी बात तो सुनो यार। तुम ही बताओ, अगर मुझे ऐसा करना होता तो आज तक तुम्हारी 4 या 5 तो सौतें हो ही जाती। लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। तब अद्विका ने वापस इतराते हुए कहा, तुम ऐसा कर भी चुके होते, पर मैं जो तुम्हारे पीछे साईं की तरह रहती हूं तो तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। अद्विका ने फिर अपना मुंह फुलाते हुए कहा, मी महानून टिकले, तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। लड़की दिखाई नहीं कि उसे अपने बाहों में भरने के सामने देखना शुरू कर देते हो। शौर्य का दिमाग अब खराब होने लगा था। तभी सिस्टम बोली, होस्ट, ये आज ना कल आपके साथ होना ही था। जब प्यार हद से ज़्यादा हो जाता है तो पत्नी पजेसिव हो जाती है। ऐसे समय में सिर्फ एक ही उपाय होता है। जैसे कि मैंने ऑनलाइन ऑडियो बुक्स और नोवेल्स में पढ़ा है, ऐसे वक्त पति को चुप ही बैठना चाहिए, वरना तुम्हारी लंका लग सकती है। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य का गुस्सा फुस हो गया और उसने अद्विका को घूरते हुए देखकर कहा, मुझे माफ़ कर दो मेरी जान। मुझसे गलती हो गई, इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। शौर्य की ऐसा वर्तन करते हुए देखकर अद्विका और अधिक छोड़ गई और बोली, ओह, तो तुम्हें अब मुझ पर गुस्सा भी आने लगा है। आएगा ही ना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए बोझ जो बन गई हूँ। अद्विका की बात सुनकर शौर्य ने अद्विका को अपने पास खींचा और बोला, अरे पगली, ऐसा मत बोल। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मेरे लिए बोझ नहीं है, तू मेरी ताकत है। पर अब गुस्सा मत हो और ऐसा मुंह फूलने की जरूरत नहीं है। शौर्य की बात सुनकर अद्विका ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, तो मेरा कौन है आपके सिवा इस दुनिया में। पर आप हो कि अपनी आदतों से बाज नहीं आते हो। ये सुनकर शौर्य ने सवालिया नज़रों से अद्विका की आंखों में देखा तो उसने आगे कहा, तुम अपने आप को इतना हैंडसम क्यों दिखाते हो लोगों के सामने। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए अद्विका को अपनी बाहों में का लिया और उसके ओंठों पर ओंठ रख दिए। अगले ही पल दोनों उस कमरे से गायब हो गए और डायमेंशन के अंदर अपने कमरे में पहुंच गए। उसके बाद दोनों को इस बात का होश ही नहीं रहा और एक दूसरे में दोनों समा गए। दूसरे दिन जब शौर्य डायमेंशन से बाहर आया तो देखा कि अद्विका आज वापस पहले की तरह नॉर्मल हो गई है। उसने चैन की सांस ली और मन ही मन बोला, अगली बार ये नाराज होगी तो मैं समझाने की बजाय सीधा उसे इसी उपाय से शांत कर दूंगा। इधर सुबह सुबह एक ऑडी स्पोर्ट्स कार शौर्य के घर के नीचे आकर रुक गई। उस गाड़ी से बिल्कुल किसी परी सी देखने वाली लड़की नीचे उतरी। उसने राजस्थानी लिबास पहना था और उसके चेहरे को एक ट्रांसपेरेंट ओढ़नी से ढका हुआ था। उस लड़की ने उस्ताद से पूछकर शौर्य के घर की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, ध्वनिल ने दरवाजा खोला और सामने खड़ी लड़की को देखता ही रह गया। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है ध्वनिल, कोई आया है क्या। तभी ध्वनिल ने पीछे मुड़कर जोर से कहा, मम्मी अप्सरा आई हुई है। ये सुनकर अद्विका ने किचन के अंदर से झांक कर देखा। उसके सामने खड़ी थी संयोगिता सिसोदिया। उसे देखते ही अद्विका की एक धड़कन चूक गई, पर उसने खुद को शांत किया और बोली, बेटा उन्हें अंदर बुलाओ और कुर्सी पर बिठा दो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ध्वनिल ने भी उसके कहे मुताबिक किया। संयोगिता को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। संयोगिता कुर्सी पर तो बैठ गई थी, पर उसकी नज़रें अभी भी शौर्य को ढूंढ रही थी। शौर्य की बहादुरी और ताकत देखकर ये छात्रानी उसकी दीवानी हो गई थी। शौर्य, जिसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, अपने बेडरूम से उबासी लेते हुए बाहर आया। इस वक्त वह अपनी शॉर्ट और बनियान पर था। जैसे ही शौर्य को अपने सामने देखा, संयोगिता तुरंत काफी हो गई।
पर जब उसने शौर्य के गठीले बदन को देख उसने अपनी थूक ली और मन ही मन बोली, हाय ही इज सो हॉट। तभी अद्विका भी किचन से बाहर आए और गुस्से से उसने शौर्य को वापस कमरे में भेज दिया और खुद संयोगिता के सामने आकर बैठ गई। संयोगिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया पर अद्विका ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, हाँ तो आप क्या कहना चाहती है। ये सुनकर संयोगिता भी तुरंत मुद्दे की बात पर आई, मैडम मुझे पता है कि मुझे आप दोनों के सुखी पारिवारिक जीवन के बीच आने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ, पर क्या मैं आपके पति से कुछ बात कर सकती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ये सुनकर अद्विका ने शौर्य को आवाज़ लगाई और बोली, अजी सुनते हो, ये लड़की आपसे कुछ बात करना चाहती है। अद्विका की आवाज़ सुनकर शौर्य कपड़े पहनकर बाहर आया। उसने दूर से ही संयोगिता को प्रणाम किया। संयोगिता ने भी ऐसा ही किया और फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से टकराते हुए और अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, अब आप तो शादीशुदा निकले पर क्या आपका कोई भी है जो अभी कुंवारा है। संयोगिता का ऐसा सवाल सुनकर बच्चे और अद्विका लगभग अपना संतुलन खोकर गिरने वाले थे। शौर्य भी थोड़ा शर्माते हुए बोला, नहीं मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे जैसा भगवान ने एक ही पीस बनाया है। पर तभी अद्विका ने अपने गले से खांसने की आवाज़ निकाली और शौर्य तुरंत सख्त होते हुए आगे बोला, मेरा भाई तो नहीं है पर एक लड़का जरूर है जो लगभग मेरी तरह पावरफुल भी है पर सिर्फ पैसे के मामले में और इस देश का दूसरा सबसे जवान बिजनेसमैन है। शौर्य की बात सुनकर संयोगिता की आंखें चमक गई तो शौर्य ने अर्णव भारद्वाज की सारी जानकारी संयोगिता को बताई और कहा, लड़का दिल का अच्छा है पर तुम भी ये समझो कि उसने कई सारे धोखे खाए हैं तो उसे इम्प्रेस करने में तुम्हें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये सुनकर संयोगिता ने शौर्य को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और तुरंत वहां से निकल गई। पर तभी ध्वनिल वहां आया और उसने कोहनी मारते हुए शौर्य से कहा, पापा वो परी कौन थी, कसम से वो मम्मी बनने के लायक है। ध्वनिल की बात अद्विका की कानों पर पड़ी और अचानक ध्वनिल को महसूस हुआ कि कोई भयानक जीव उसे खा जाने की नज़रों से देख रहा है। वो तुरंत घर के अंदर न रुकते हुए बाहर की तरफ दौड़ गया। इधर स्कूल के सामने बने कैफे में विराज, इशिका, आलिया और कैलाश उन 4 लोगों के सामने खड़े थे। कैलाश ने उन्हें देखा और फिर अपना सिर हाँ में हिलाया और अगले ही पल 4 गोलियां चलने की आवाज़ आई और वो चारों लोग वहीं के वहीं मारे गए। कैलाश ने अपनी बंदूक को अपनी पॉकेट में रखा और इशिका को देखते हुए बोला, हाँ तो इनकी इंटेल मुझे मेल कर देना। इशिका जिसका मुंह खुला का खुला था उसने अपना मुंह बंद करते हुए कहा, सर मैंने आपको यहाँ इनसे इंटेल लेने के लिए बुलाया था, मैंने उनसे इंटेल नहीं ली है। कैलाश ने ये सुना तो अपना सिर पीट लिया। फिर उसने सारा इल्जाम इशिका पर डालते हुए विराज से कहा, थारी घरवाली तू पास नहीं होता तो सब कुछ आधा अधूरा करती है, अब बता कि क्या करेगा। तुम्हारी घरवाली ने तो कोई इंटेल नहीं निकाली, अब मैं ऊपर क्या बताऊं। तभी आलिया गुस्से से बोली, ये आपकी खुद की गलती है, आपको किसने कहा था कि आप इन्हें बिना किसी पूछताछ के गोली मार दे, आप हमेशा ऐसा ही करते हो। आलिया की बात सुनकर कैलाश ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है समझ गया, मैं अगली बार पूछकर मारूंगा, अब क्या न लाशों को ठिकाने लगा दो। ऐसा कहकर कैलाश कैफे से बाहर निकलकर वहां से चला गया। उसी वक्त शौर्य और अद्विका भी वहां पहुंच गए। शौर्य ने जब विराज और इशिका को अंदर देखा तो उसने एक तिरछी स्माइल दी, पर तभी अद्विका ने एक जोरदार चिकोटी शौर्य के कमर में काटी। क्योंकि अद्विका को वहां आलिया नजर आ रही थी, शौर्य को भयानक दर्द का एहसास हुआ। उसने मन ही मन कहा, क्या ऐसे हमलों के लिए कवच सक्रिय नहीं होता। तभी शौर्य ने देखा कि उसके स्कूल का 10वीं का एक स्टूडेंट चुपके से स्कूल के बाहरी हिस्से से ही वापस मुड़ गया और वापस जाने लगा। ऐसा करते वक्त वह लड़का इधर उधर देख रहा था। उस लड़के का नज़रें किसी चोर की तरह थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। शौर्य ने अद्विका को स्कूल के अंदर जाने के लिए कहा और खुद उस लड़के का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगा। वह लड़का वापस शहर में आ गया और एक अंधेरी गली से होते हुए आगे जाने लगा। कुछ ही देर में वो एक दुकान जैसे दिखने वाली बिल्डिंग के सामने रुक गया। उस लड़के ने वापस एक बार पीछे मुड़कर इधर उधर देखा और तेजी से उस दुकान के अंदर घुस गया। शौर्य ने अपने चेहरे को थोड़ा बदल दिया और वो भी उस दुकान के अंदर उस लड़के के पीछे घुस गया। जब शौर्य अंदर गया तो उसकी नाक में एक बहुत ही तीव्र बदबू घुस गई और वह पूरी दुकान भी धुएं से भरी हुई थी। अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। शौर्य ने इन कंपार्टमेंट को ध्यान से देखा तो पाया कि ये एक अंडरग्राउंड जुए का अड्डा है। यहाँ लोग अपने पैसे जल्दी से डबल करने के लिए आते हैं। तभी शौर्य के कानों पर एक आवाज़ पड़ी, भाई ये लो आपके पैसे पर मेरी माँ को छोड़ दो। उस आवाज़ की ओर जब शौर्य ने देखा तो पाया कि वह उसका ही एक स्टूडेंट है। शौर्य ने फिर उनके थोड़ा नज़दीक जाते हुए उनकी बातें सुनने की कोशिश की। बच्चे तेरी माँ बहुत ही काम की है, उसकी सर्विस बहुत अच्छी है, ऐसा कर उसे यहीं काम करने दे और मैं तेरे बाप के सारे पैसे माफ़ कर देता हूँ। उस लड़के ने मुठियाँ भींचते हुए कहा, हरामखोर मैंने तेरे सारे पैसे तेरे सामने रखे हैं तो मेरी माँ को अभी के अभी छोड़ दे। उस लड़के की ऐसी बात सुनकर वह आदमी अपने गले की मोटी सोने की चैन को मुंह में दबाता है और बोलता है, बच्चे तू इतना सा पिद्दी है और तेरे तेवर काफ़ी तीखे हैं।
तुझे पता होना चाहिए कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने वाला कभी भी सीधे पैरों पर अपने घर नहीं जा सकता। उसके इतना कहते ही 4 आदमियों ने उस लड़के को जकड़ लिया। खड़ को ऐसे जकड़ा देखकर भी उस लड़के ने छटपटाते हुए कहा, रविराज ये तुमने सही नहीं किया, मैंने तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए हैं, अब तो मेरी माँ को जाने दो। तभी उस कंपार्टमेंट के अंदर एक औरत हाथ में ट्रे पकड़कर अंदर आती हैं। उस औरत के चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे और उसका झुर्रीदार चेहरा काफी बुरा लग रहा था। उस औरत ने सामने उस लड़के को देखते ही कहा, अर्पित तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। तभी रविराज खिसियानी हंसी हंसते हुए कहता है, लो इस बहादुर बेटे को माँ भी यहाँ आ चुकी है। अब एक काम करो, इस लड़के के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दो, मैं इसकी माँ की चीखें सुनना चाहता हूँ। रविराज के ऐसा कहते ही उसके आदमियों ने हाथ में धार हथियार लिए और अर्पित की तरफ बढ़ने लगे। अर्पित अब बुरी तरह डर गया था, उसकी माँ भी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो चिल्लाते हुए अर्पित की तरफ बढ़ी, पर तभी एक गुंडे ने उसकी माँ के पेट में लात मार दी। अर्पित की माँ करहाते हुए जमीन पर गिर गई। शौर्य ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। आखिर में उसने अपना कदम उस तरफ बढ़ाया। क्या शौर्य रविराज को सजा देकर अर्पित को छुड़ा पाएगा? क्या अर्पित शौर्य को पहचान जाएगा? क्या अर्पित की माँ को शौर्य बचा पाएगा? क्या इस रविराज के पीछे किसी का हाथ है? 295 आखिरी पुण्य का काम। शौर्य ने देखा कि उसका 10वीं का एक स्टूडेंट जुए के अड्डे पर कुछ रुपए और गहने देकर अपनी मां को आज़ाद करने की बात रविराज, जो उस क्लब का मालिक था, उसे कहता है। पर रविराज उसकी मां को आज़ाद करने से मना कर देता है और अर्पित के दोनों हाथ और पैर काटने का आदेश दे देता। उस वक्त शौर्य भी अपना कदम उस तरफ बढ़ाता है। शौर्य जैसे जैसे अर्पित के पास जा रहा था, उसका चेहरा वापस अपने मूल रूप में आ रहा था। उसे पता था कि उसे अब कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। शौर्य अगले ही पल अर्पित और उन गुंडों के बीच था। उसने हल्के से उन गुंडों को उठाकर दूर फेंक दिया। गुंडों को उड़कर दूर जाते देखकर रविराज गुस्सा हो गया। उसने अपनी उंगली शौर्य की ओर की और बोला, ए लड़के, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, ये मेरा और मेरे क्लब का मामला है। तभी अर्पित शौर्य को देखकर हैरान हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, शौर्य सर आप यहाँ। अर्पित की बात पर शौर्य ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और रविराज की ओर देखकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे स्टूडेंट और उसकी मां को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। शौर्य की ये बात सुनकर रविराज हंसने लगा और बोला, बच्चे, एक तो तू पागल है या हम पागल है? तुझे दिखाई दे रहा है ना कि ये क्लब मेरा है और यहाँ सभी लोग मेरे आदमी हैं, और फिर भी तू मुझे कुछ ना करने का वादा कर रहा है। लेकिन मैं भी तुझे एक बात बताता हूं कि मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। शौर्य अब अपने हाथ से माथे को रगड़ा, फिर बोला, मुझे लगा कि तुम कोई समझदार हो, पर तुम तो बेवकूफ़ निकले। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार अब तुम होगे, क्योंकि मैंने तो तुम्हें एक मौका दिया था। ऐसा कहते ही शौर्य ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में उसका राजदंड प्रकट हुआ। शौर्य ने राजदंड को रविराज की तरफ किया और बोला, तुमने एक माँ को बंदी बनाकर उसके बेटे को मजबूर कर रहे हो, अब इसका हिसाब तो होकर रहेगा। शौर्य के ऐसा कहते ही राजदंड से रोशनी निकली और रविराज के ऊपर जाकर गिर गई। उस रोशनी ने रविराज को पूरी तरह घेर लिया। रविराज को कुछ समझ आए उससे पहले ही वह धीरे धीरे अदृश्य होने लगा और वह गायब हो गया। शौर्य ने ये देखा तो वो खुद भी राजदंड की शक्ति को देखकर एक पल के लिए डर गया। उसने तुरंत राजदंड को वापस रख दिया। अपने बॉस को ऐसे गायब होते देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उन लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, पर शौर्य ने उसकी परवाह नहीं की और अर्पित की मां को उसकी जगह से उठा लिया और उनके मुंह में उसने एक गोली डाल दी। इस गोली के वजह से उनके घाव तुरंत भर गए और उनका दर्द खत्म हो गया। शौर्य ने फिर अर्पित को देखा, जो अभी भी बुत बनकर खड़ा था। शौर्य ने अर्पित को झकझोर कर हिलाया और बोला, अपनी मां को यहाँ से लेकर सीधा घर जाओ और आज के बाद इस क्लब में बिल्कुल मत आना। ऐसा कहकर शौर्य ने अर्पित और उसकी मां की थोड़ी मेमोरी चेंज की और उन्हें घर भेज दिया। उनके जाने के बाद शौर्य ने रविराज के आदमियों को देखा और बोला, तुम लोगों ने नैतिकता के विरुद्ध जाकर आम गरीब लोगों को इस जुए में फंसाया और फिर उनके पैसे लेकर उनके साथ इंसानों से भी बदतर व्यवहार किया। तुम लोगों की इस गलती की सिर्फ एक ही सजा हो सकती है और वो है मौत। शौर्य ने ऐसा कहा और अपना हाथ आगे करके उसने हजारों किलो का वजन उन लोगों पर अपनी शक्तियों की मदद से डाल दिया। वह दबाव इतना ज्यादा था कि सभी बदमाश और गुंडे जमीन पर लेट गए और असहनीय दर्द के साथ कुचलकर मारे गए। शौर्य ने उस कंपार्टमेंट से बाहर आकर वहां से लोगों को वहां से चले जाने के लिए कहा। पर कहते हैं ना कि आप किसी का भला करने जाते हो पर सामने वाला आपकी बात को बिल्कुल भी समझता नहीं और आपके खिलाफ बोलने लगता है। लड़के, तुम होते कौन हो हमें यहाँ से जाने के लिए कहने वाले? हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं और हम यहाँ पैसा बनाने के लिए ही तो आए हैं। तभी एक और आदमी बोला, अपने काम से काम रखो लड़के, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ही आज दांव पर लगा दिया जाएगा। उसी वक्त शौर्य ने गरजत हुई आवाज में कहा, अरे बेवकूफ़ों, तुम्हें इसलिए जाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि इस क्लब का मालिक तुम्हारे पैसे लेकर गायब हो गया है।
उसके बाकी के सारे आदमी भी मारे गए हैं। ये सुनकर वहां आए लोगों के भाव बदल गए। उन्होंने तुरंत रविराज के कंपार्टमेंट में अंदर जाकर देखा और पाया कि रविराज के सारे आदमी किसी पापड़ की तरह पिचककर नीचे गिरे हुए थे और रविराज वहां नहीं था। अंदर का नज़ारा देखते ही क्लब में अफरा तफरी मच गई और सभी लोग बाहर की तरफ भाग गए। उन लोगों ने बाहर जाकर हल्ला मचाना शुरू कर दिया और ये खबर रविराज के बॉस तक भी पहुंच गई। रविराज का बॉस भी तुरंत वहां पहुंच गया। उसने आते ही आसपास की जगह की छानबीन की। वहां उसे रविराज के आदमियों की लाशें मिली जो लगभग 10 से भी ज्यादा थी। वही कोने में शौर्य बैठा था। उसके कपड़े एकदम फॉर्मल थे। शर्ट को इन करके अच्छे से पहना था। शर्ट के कप्स लगाए हुए थे। शर्ट की पॉकेट में पेन था। उसे देखकर उस बॉस ने एक नज़र में पहचान लिया कि शौर्य कोई बैंक एम्प्लॉय है या कोई टीचर। शौर्य ने बॉस को देखा और शांति से बोला, तो आप ही उस रविराज के बॉस हो जो इस क्लब को चला रहा था। शौर्य की बात सुनकर रविराज का बॉस आगे आते हुए बोला, मेरा नाम कुणाल है। मैं ये सारे क्लब्स का असली मालिक हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रविराज कहाँ गया और उसके आदमियों को ऐसे किसने मारा? कुणाल का सवाल सुनकर शौर्य ने वहां टेबल पर रखी प्लेट में से मूंगफली के दाने उठाएगा उन्हें एक एक करके चबाने लगा। फिर उसने ऊपर की ओर अपनी उंगली की और बोला, रविराज ऊपर गया और उसके आदमियों की ऐसी हालत मैं नहीं की है। शौर्य इस वक्त उस क्लब के अंदर अकेला था और उसके सामने कुणाल और उसके आदमी खड़े थे। शौर्य की बात सुनकर कुणाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और बोला, बच्चे ये मजाक का वक्त नहीं है। सच सच बता, असल में हुआ क्या है यहाँ? कुणाल की बात सुनकर शौर्य को हंसी आने लगी। उसने हंसते हुए कुणाल से कहा, अरे भाई सच ही तो बताया मैंने कि इन लोगों को मैंने ही मारा है। इसका एक सिंपल कारण था और वो ये था कि रविराज ने मेरे एक स्टूडेंट की मां को यहाँ कैद करके रखा था और जब मेरे स्टूडेंट ने उसे उसके पैसे लौटाए और अपनी मां को छुड़ाने की मांग की तो रविराज ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। अब ऐसा कोई करता है भला? तो मैंने उसे उसके किए की सजा दे डाली। शौर्य इतने आराम से कह रहा था मानो वो उसके लिए रोज का काम हो। कुणाल को अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने शौर्य को देखकर दांत पीसते हुए कहा, तो तेरा कहना है कि तेरे स्टूडेंट को बचाने के लिए तूने मेरे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। पर मुझे रविराज की लाश क्यों नहीं दिख रही? कहाँ रखा है तुमने उसे? इस पर शौर्य ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, वो क्या है ना कि जब मैंने रविराज को उसकी सजा सुनाई अचानक उसका शरीर हवा में गायब हो गया। मुझे भी इसका पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे इस बात का खेद है कि मैं उसकी बॉडी भी आपको नहीं दे पाऊंगा। शौर्य ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। इधर कुणाल शौर्य को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। कुणाल कोई आम गुंडा नहीं था। उसने शहर में हुई इतनी तबाही के बावजूद भी अपना धंधा चालू रखा था। इस वजह से उसने तुरंत शौर्य से पूछा, कको कौन हो तुम? कुणाल के इस सवाल पर शौर्य ने सख्त भाव के साथ कहा, शूरभैरव। बस उसका इतना कहना ही था कि कुणाल अपने घुटनों पर आ गया और शौर्य के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। कुणाल के आदमी भी हैरानी से इस चीज को देख रहे थे। उनका बॉस कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज इस लड़के के आगे सीधा घुटनों पर बैठ गया था। कुणाल ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मैं बस अपना धंधा चला रहा हूं और मैंने अपना बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से चलाया है। मेरे आदमी रविराज की वजह से तुम मुझे मत मारो। मैं चाहो तो उन सभी लोगों के पैसे वापस लौट दूंगा जिन्होंने मेरे क्लब में पैसे हारे थे। कुणाल की बात किसी जोक की तरह थी। शौर्य ने कुणाल को देखा और उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी सारी मेमोरीज को पढ़ा। शौर्य ने अपना सिर ना में हिलाया और आगे बोला, मिस्टर कुणाल, जैसे कि आप कह रहे हो कि तुम बेगुनाह हो, पर उन गुनाहों का क्या जो तुमने और तुम्हारे आदमियों ने किए हैं? तुम्हें पता है मैंने इस शहर को साफ करने के लिए कितनी लाशें बिछाई है? और जब मुझे ये पता चलता है कि मेरे इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई चूहा बचा हुआ है और आज भी वो इस सुंदर शहर को अंदर से खा रहा है तो मेरी मानसिकता कैसी होगी? तुम वो चूहे हो। तुमने खुद को काफ़ी अच्छे से छुपा रखा और अपने इस धंधे की आड़ में कई सारे घर बर्बाद कर दिए। तुम्हारी वजह से कई सारे लोगों ने आत्महत्या की तो कुछ लोगों ने अपने परिवार को ही तुम्हारे पास गिरवी रख दिया। पर तुम यहीं नहीं रुके और तुमने उन परिवार के लोगों के साथ ज्यादती भी की। जिन परिवारों में जवान लड़कियां थीं उन्हें तुमने धंधा करने बिठा दिया। जो बच्चे थे उनसे भीख मंगवाए। पर जब गीतांजलि कॉरपोरेशन के लोगों ने उन लड़कों को उठाया तो तुम्हारा ये धंधा बंद हो गया। तुम्हारे सभी क्लब्स में काम करने वाले लोग इन्हीं गरीब परिवारों के लोग हैं जो तुम्हारे यहाँ फोकट का काम कर रहे हैं। अब इतने सारे गुनाह तुमने किए हैं तो उसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए ना। जब शौर्य ने कुणाल की सारी कुंडली उसके सामने खोलकर रख दी, कुणाल थोड़ा सहम गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और माफ़ी मांगते हुए बोला, बॉस मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं अपने आप को सुधार कर दिखाऊंगा। ये सुनकर शौर्य को भी महसूस हुआ कि कुणाल के बातों में सच्चाई है, तो उसने उसे एक मौका देने का निर्णय लिया। शौर्य ने सख्त आवाज में कुणाल से कहा, तुम अब सबसे पहले अपने सारे क्लब्स बंद करोगे। उसके साथ ही जिन लोगों को तुमने और तुम्हारे आदमियों ने फंसाकर उनसे उनके पैसे हड़प लिए हैं वो तुम लोग तुरंत वापस कर दोगे।
साथ ही तुम उन परिवारों को वापस एकत्रित लाओगे जिन्हें तुमने खुद अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा था। मुझे ये सब कुछ आज के आज हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम खुद के जिंदा होने पर भी शोक मनाओगे। इतना कहकर शौर्य अब वहां नहीं रुका और बाहर निकल आया। जब वह मुख्य सड़क पर पहुंचा तो उसके सामने अर्पित और उसकी मां अभी भी खड़े थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। भले शौर्य ने उनकी मेमोरी के थोड़े फेरबदल कर दिए थे, पर उन्हें ये अच्छे से मालूम था कि उनके साथ क्या हुआ था और उन्हें किस हालातों से गुजरना पड़ा था। अर्पित की मां ने अपने हाथ जोड़कर शौर्य से कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं आज अपने बेटे को भी खो देती। मेरे पति ने रविराज और उसके आदमियों से जुए में सब कुछ हरा दिया। उस वजह से उन पर इनका बहुत सारा कर्जा भी हो गया था। उन्होंने जैसे तैसे अपना बिजनेस, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेचकर रविराज के पैसे चुकाए थे। इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने एक दिन दारू के नशे में खुद को खत्म कर लिया, क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, जिस वजह से शर्म के मारे उन्होंने ऐसा कदम उठाया। उसके बाद अर्पित की मां ने अर्पित के सिर पर हाथ फेरा और बोली, उनके मरने के बाद कुछ महीनों तक रविराज के आदमी चुप रहे, पर अचानक 2 दिन पहले आकर उन्होंने मुझे अपने साथ जबरदस्ती यहाँ लाया और मुझे क्लब की वेटर बनने के लिए मजबूर कर दिया। ऊपर से उन्होंने मेरे बेटे को बचे हुए पैसे चुकाने के लिए कहा था, और इसी के चलते आज अर्पित मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ आया था। तुम उस पर नाराज बिल्कुल मत होना। अर्पित की मां की बात सुनकर शौर्य की आंखें भी नम हो गई। उसने अर्पित के सिर पर हाथ रखा और बोला, मानना पड़ेगा अर्पित, तू अपनी मां को बचाने के लिए सीधा मौत से भिड़ गया। मुझे गर्व है कि तुम मेरा स्टूडेंट है। अब स्कूल का समय हो चुका है तो हम पहले स्कूल चलते हैं। और हाँ, तुम्हें आज के बाद इन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शौर्य ने अर्पित की मां को आश्वस्त किया और अर्पित को अपने साथ लेकर सीधा स्कूल पहुंच गया। तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के कानों में सुनाई दी, जिसे सुनकर शौर्य की आंखें चमक गई और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। होस्ट, आपके पुण्य का 100% का आंकड़ा पार हो चुका है। अब आप समरलोक जाने के लिए तैयार है। शौर्य ने यह सुना तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका 2 साल का काम 1 साल से भी कम समय में पूरा हो चुका था। शौर्य आज बहुत खुश था और उसने तुरंत अद्विका को जाकर ये खुशखबरी अद्विका को देने के बारे में सोचा। शौर्य अद्विका के केबिन में पहुंचा और उसे बाहों में उठाकर बोला, अद्विका आज मैं बहुत खुश हूं। हमने पूरा 100% पुण्य अर्जित किया है। अब हम वापस जा सकते हैं और समरलोक के लिए निकल सकते हैं। ये सुनकर अद्विका भी बहुत खुश हुई। उसके लिए भी ये बात बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। उसने शौर्य की बधाइयाँ ली। शौर्य आज बहुत ज़्यादा खुश था, पर तभी उसके खुशी पर पानी फेरते हुए ब्रह्मदेवन ने मुद्रा के जरिए शौर्य को कांटेक्ट किया। भैरव, तुमने अपनी साधना में बढ़ोतरी पाई है, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और तुम्हारा पुण्य का लेखा जोखा पूर्ण हुआ है, तो इतना ज़्यादा खुश मत हो। अब तुम्हें कली को खत्म करने का मार्ग ढूंढना है। अगर तुम कली को खत्म कर देते हो तो तुम निश्चिंत होकर समरलोक जा सकते हो, वरना सोचना भी मत। शौर्य का मुंह उतर गया। उसने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और मुंह लटकाकर अद्विका को कली को मारने की सारी बात बताता है। क्या शौर्य इस बार कली को मारने में सफल हो जाएगा? क्या शौर्य इस बार सच में कली से युद्ध लड़ने की तैयारी में लग जाएगा? क्या बीच एकेडमिक्स में शौर्य को स्कूल छोड़ना पड़ेगा? क्या शौर्य का अज्ञातवास सच में खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।